माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का लगातार 5वां बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार और संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और भगवान श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सभी हरियाणा वासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि राम राज्य की भावना के प्रसार से सुशासन के एक नए युग का सूत्रपात होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक अटल नक्षत्र की तरह चमक रहा है। भारत वर्ष 2023 में 6.7% की विकास दर के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र से राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और हाल में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। पिछले वर्षों में हरियाणा ने अतुलनीय प्रगति की है, जो कि नए और जीवंत राज्य के उदय तथा एक पारदर्शी प्रौद्योगिकी आधारित शासन प्रणाली के साक्षी है। सरकार ने सामाजिक और भौगोलिक समावेशता के लिए काम किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों, राज्य के सभी क्षेत्रों का बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के विकास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2047 तक के अगले 2 दशक अमृत काल के हैं। इस काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा। विकसित भारत की इस यात्रा में विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव हमें सामूहिक प्रयासों और ठोस कार्य योजना से रखनी होगी। वृत्त आर्थिक मापदंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1% रही है, जो वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपए से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई। राष्ट्रीय विकास की तुलना में हरियाणा की तीव्र वृद्धि का अर्थ है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष की जीएसडीपी की हिस्सेदारी में वर्ष 2014-15 में 3.5% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7% होने का अनुमान है, जो हरियाणा की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या का अनुपात जो लगभग 2% है, उससे कहीं अधिक है। हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद, राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023 में 8% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,000 रुपए से बढ़कर 2023-24 में 1,85,854 रुपए अनुमानित है। ये वृद्धि 114% है, जबकि हरियाणा में ये वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपए से वर्ष 23-24 में 3,25,759 रुपए होने का अनुमान है, जो कि 114% के मुकाबले 121% की वृद्धि है। हरियाणा इसमें अग्रणी है। सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार रचना 23-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीय क्षेत्र में हिस्सेदारी अर्थात सेकेंडरी क्षेत्र में 29.3% अनुमानित है। 23-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित तृतीय यानी टर्शरी क्षेत्र की हिस्सेदारी
बढ़कर 52.6% और प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1% अनुमानित है। 23-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6%, 6.3% और 13.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। अब मैं 2024-25 के बजट के बारे में थोड़ा अनुमान आपके सामने रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़, मैं आंकड़ों में दशमलव के आंकड़े बोलने से थोड़ा समय बचेगा, इसलिए पूरे राशि बोलूंगा। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में उत्साहजनक राजस्व प्राप्ति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। 1,16,638 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें 84,551 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 9,243 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्ति में जीएसटी, वैट, आबकारी और स्टाम्प और पंजीयन शुल्क राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332 करोड़ रुपए है और केंद्रीय अनुदान सहायता 9,512 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मैंने 72,722 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया है। राजकोषीय मानक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदस्य को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की जो परमिटेड सीमा है, उसके मुकाबले जीएसडीपी के 2.8% पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में निर्धारित सीमा में है। वर्ष 24-25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% अनुमानित है, जो 32.8% के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र मार्ग है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 23-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 11.94% की वृद्धि है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 9 वर्षों की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, शेष 30 घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 13 से 20 हो गई, जिनका कुल लाभ
करोड़ रुपया रहा। इस तरह 963 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जो कि डबल से भी अधिक है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत कराते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ रुपए के 27.4% कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपया कम हो गया, जो लगभग 17,000 करोड़ रुपया हमने ये कम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। हरियाणा के किसानों को उनकी उपज के लिए सुरक्षित कवच प्रदान किया गया है, चाहे वह खरीद के रूप में हो, मूल्य समर्थन के रूप में हो या फसल क्षति के मुआवजे के रूप में हो। प्रचलित बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के मूल्य के अंतर आधार पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर सीधी खरीद या भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य अंतर के लिए सहायता प्रदान करने की रणनीति अपनाई है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को अपने दावे दर्ज करवाने में सक्षम बनाने के लिए ई क्षतिपूर्ति के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इससे सरकार किसानों को सीधे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुई है, जबकि पूर्व में यह सहायता भूस्वामियों को दी जाती थी। ई क्षतिपूर्ति से शीघ्रता से सत्यापन होता है और दावे भी जल्दी मिलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई जा गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जल भाव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब सरफेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस वर्ष कार्य पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय व जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा और खेती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन का बढ़ावा देने के लिए हमने दृश्या के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। 100 किसानों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पराली जलाने की रोकथाम, प्रदूषण को कम करने की में भी किसानों की सहायता करने के लिए 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की हैं। प्रतिवर्ष 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ दी जा रही है। 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1,56,000 किसानों को पंजीकरण कराया। 23-24 के दौरान 139 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों में वितरित की गई। पराली जलाने के मामले 67% कम होकर 2303 हो गए हैं। हरियाणा बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत
21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 23-24 के दौरान 41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मैं संग्रह, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षिक प्रशिक्षण, जर्म प्लाज्म के लिए और स्थानीय आबादी के लिए प्रमुख आकर्षण और प्रमुखता के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बोटानिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं। 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें पंचकुला में कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए, चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा के हैं। देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19% है। राज्य का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत दूध उपलब्धता 459 ग्राम का लगभग 2.5 गुना है। पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नए 8 राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा ये सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और उनकी सेवाएं शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि ये सेवाएं पशुधन मालिकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। मत्स्य पालन, इसको बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घर द्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। 4000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा। सहकारिता, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने व्यापक बहुउद्देशीय गतिविधियां सहकारी समिति अर्थात सीएम पैक्स नामक एक नया सहकारी आंदोलन शुरू किया है, जो उद्यमिता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। सीएम पैक्स में कृषि ऋण, फसल और खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन, भंडारण, परिवहन, भंडारागार, बीमा और अन्य ग्रामीण आधारित सेवाओं सहित अन्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। मैं वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सीएम पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने फूलने के लिए एक मंच मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो समय पर वापस देते हैं ब्याज तो 0%, जो समय पर नहीं देते हैं, मैं समय पर नहीं देते उनकी बात कर रहा हूं। जिनका जो डिफॉल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। बात कही है, आज एमएसए क्यों लगा दिया शांति प्रिय किसानों पर आपने? आज जो बात हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। बजट का सेशन मैं पूछ रहा हूँ, आपने किसानों की बात करें ना, मालूम नहीं, किसानों की बात करें, मुझे मालूम नहीं और क्या सोच रखा आपने, क्या नहीं सोच रखा है, लेकिन बजट के बिंदुओं पर बैठे हरियाणा आप बजट के बिंदुओं पर बात करें हुड्डा जी। बजट का नॉर्म्स होते हैं। आज बजट की विषय की चर्चा हो रही है, इसलिए उस बिंदु को आप रख रहा हूं मैं। नहीं, किसान की बातें अभी चल रही हैं, किसान की बातें चल रही हैं। किसान जितना प्यारा आपको है उससे ज्यादा प्यारा मेरे को है। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ।
ऐसा है कि कल बहुत चर्चा हो ली, अविश्वास प्रस्ताव अच्छा, तो इसे कल इसी पर चर्चा मैं योजना एक किसान के हित में जो योजना बताई है वो आपको या तो पच नहीं रही है या आपको मंजूर नहीं है। अपनी अच्छी योजनाओं की सराहना करना सीखें। मैं तो जो लोग ऐसे हैं जो समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं और ये पहले भी लेके आए हैं, हम ये योजना पिछले 9 वर्ष में एक बार पहले भी लेके आए हैं, आज दोबारा से लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे जो डिफॉल्टर किसान जो समय पर भुगतान नहीं कर सके, किन्हीं कारणों से भी नहीं कर सके होंगे, उनका साल के बाद अगर समय पर फसली भुगतान नहीं हुआ होता है तो उनको ऋण भी यानी ब्याज भी लगता है, जुर्माना भी लगता है। वो जुर्माना और ऋण जो है उसके किसानों की संख्या मैंने बता दी, 5,47,900 किसान हैं और उनका जो कुल मूलधन की राशि 2140 करोड़ रुपया है और उनके ऊपर ब्याज और जुर्माना 1739 करोड़ रुपया है। आज उनको दोबारा से ऋण लेने में कठिनाई आ रही है। अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 सितंबर 2023 तक का यानी फसली ऋण जो पिछला लिया गया था उस ऋण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी है उसको माफ करा देंगे, उसके बाद ये दोबारा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे अगली फसल के लिए। मुख्यमंत्री जी एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री हरियाणा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। वर्ष 23-24 में 126 करोड़ रुपए मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात ऑर्डर ये मिले हैं। किसानों को मूल्य संवर्धन के माध्यम से सहायता करने के लिए रादौर में हल्दी तेल पैकिंग लाइन के साथ प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया आधुनिक हल्दी संयंत्र ये स्थापित किया गया है। भारत सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में एक मेगा फूड पार्क ये स्थापित किया जा रहा है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570 करोड़ रुपए को आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 5,449 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 38.9% की वृद्धि है इसे एक वर्ष में। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा तंत्र इसका विस्तार करने के लिए कई उपाय किए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता एवं संबंधित पेंशन जो वर्ष 2014 में 1,000 रुपया मासिक थी, अब बढ़कर 3,000 रुपया प्रति माह हो गई है। वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कुल 1753 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जो कुल बजट परिव्यय का मात्र 3.2% था। यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1753 करोड़ के मुकाबले 10,971 करोड़ रुपया हो गया है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है, लगभग डबल। दिसंबर 2014 में ये लाभार्थियों की संख्या 22.62 लाख थी, जो अब बढ़कर 31.51 लाख हो गई है। ये भी 1.5 गुना हो गई है। सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित इनको भी पेंशन देने का फैसला किया है और इनको भी प्रोएक्टिव मोड में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से क्रियान्वित करके ये सुविधा लाभार्थियों के घर द्वार तक पहुंचाई गई है। प्रोएक्टिव मोड के माध्यम से पिछले 18 महीनों में 2.14 लाख से अधिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभार्थियों की पहचान की गई है, जो पिछले एक वर्ष में 5,940 से अधिक दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की पहचान की गई। सरकार का अगले 3 महीनों में प्रोएक्टिव पेंशन प्रावधान को अन्य योजनाओं जैसे कि विधवा बहनें, निराश्रित महिला पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर, 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता की स्कीमों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। जो वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब तक
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ये नहीं दिया जाता है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ईपीएफ पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह से भी कम है। मैं ऐसे पेंशनधारियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और ईपीएफ पेंशन का कुल योग 3,000 रुपये प्रति माह या समय समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो जाए, ताकि वो कमी को पूरा कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मैंने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि भविष्य में दिव्यांग बच्चों के स्कूल सीधे सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे, ताकि ऐसे बच्चों की उचित शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 स्कूलों के लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गरीब परिवारों के 6 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर दयालु योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 23-24 में अब तक 8,067 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना डिफॉल्ट वाले बिजली उपभोक्ता इनके लिए शुरू की थी, जिसमें डिफॉल्ट करने वाले सबसे गरीब परिवार डिफॉल्ट राशि की छूट के पात्र होंगे, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष तक है। जो डिस्कॉम के घरेलू उपभोक्ता हैं या थे, जिनकी बिजली की औसत मासिक आय पिछले 12 महीनों में 150 यूनिट प्रति माह तक है, वे 2 या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए डिफॉल्टर हैं। इस योजना के तहत जनवरी 24 तक 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिनकी कुल 74 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई है। सरकार ने सबसे गरीब परिवारों के आय को कम से कम 1,80,000 रुपए प्रतिवर्ष करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये शुरू की गई है। मेले लगाए गए, इसमें 89,000 आवेदन विभागों द्वारा प्रेषित किए गए, 50,000 से अधिक ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 38,568 ऋण ये वितरित किए जा चुके हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हरित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनोखी पहल शुरू की गई है। वर्तमान में 1,050 खुदरा दुकानें खोली गई हैं। 686 दुकानें सरकार द्वारा किए गए मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं। 396 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवा हैं। हरियाणा भर में हरित स्टोर के माध्यम से कुल 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थायी स्रोत मिला है। मैं वर्ष 2024 में इसके अतिरिक्त 1,000 नए हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा अंत्योदय परिवार योजना, एब्रीवेशन में इसका नाम रखा है हैप्पी, की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। चिरायु आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नवंबर 2022 में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को प्रदान किया गया है, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है। वर्तमान के लाभार्थी हैं। 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। 22-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपए की सहायता ये प्रदान की गई थी। वर्ष 23-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुझे यकीन है कि सरकार द्वारा उठाया गया कदम सभी गरीब परिवारों के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है और जरूरत के समय उनके स्वास्थ्य की देखभाल का पूरा खर्च ये सरकार पूरा करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में पवित्र मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की, जिसके तहत मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे।
इससे ये वर्ग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादन और उपयोगकर्ता दोनों बनेंगे। इनका बिजली का बिल कम होगा। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी ये प्रदान की जाएगी। मैं ऐसे 1 लाख गरीब परिवार जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे गरीब परिवार पीएम सूर्योदय योजना का लाभ उठा सकेंगे, अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का उपयोग कर सकेंगे और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्पादक भी बन सकेंगे। योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। मैं वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष से 13.5% की वृद्धि करके 10,521 करोड़ रुपए बजट का अनुमान पिछले वर्ष था, उसमें 13.5% की वृद्धि की जाती है। युवा सशक्तिकरण। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। गत वर्षों में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निजी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई के माध्यम से अल्पकालिक कौशल विकास और प्रशिक्षण देने पर बल देने का निर्णय लिया है। मिशन 60,000, इसके तहत सरकार आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का हमने लक्ष्य रखा है। फरवरी 2024 में ठेकेदार सक्षम सेवा योजना युवा योजना शुरू की गई है। ये योजना पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारी के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्ष पोर्टल पर पंजीकरण आदि के लिए 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि ये युवा प्रशिक्षण पूरा होने पर तुरंत काम प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। अध्यक्ष महोदय, फरवरी 2024 में हमने वन मित्र योजना ये शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हर कार्यकर्ता प्रतिवर्ष 1000 पौधों तक के संरक्षण के रूप में 4 वर्ष कार्य करेगा, ताकि वे पौधे पेड़ बन सकें। बदले में उन्हें प्रति पौधा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये योजना युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अलावा पर्यावरण स्थिरता में सहायक सिद्ध होगी। ये युवा अपने गांव में जमीन को चिन्हित करके जो सार्वजनिक स्थान है अथवा निजी भूमि पर भी पेड़ लगा सकेंगे, ताकि वृक्षों का उसमें बढ़ावा हो सके। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को रोल पर लिया है। 18,000 नई नियुक्तियां की हैं, जो नियुक्त कार्यबल से योगदान दे रहे हैं। एचकेआरएम के माध्यम से तैनात कार्यबल को सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल लाभ मिल रहा है, जिससे कार्य के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है। एचकेआरएम सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार में विदेशी प्लेसमेंट के अवसर तलाश रहा है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। जनवरी 24 में इजरायल में निर्माण क्षेत्र में विदेशी प्लेसमेंट के अवसरों को लाभ उठाने के लिए पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यमुनानगर जिले के प्रतापनगर और पंचकुला जिले के करौली में खोले गए नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष दाखिले शुरू हो गए थे। 6 नए राजकीय आईटीआई का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के सोहना, सेक्टर 18 सिकरोना, तिगांव, जिला महेंद्र के सेलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है। वर्ष 24-25 के दौरान 6 नए आईटीआई सिरसा जिले के जीवननगर, हिसार के सिसाय, जींद के पेगा, कुरुक्षेत्र के शाहबाद और बसंतपुर तथा करनाल जिले के इंद्री का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
के सहयोग से सुपर 30 उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का लक्ष्य 6 महीने के पाठ्यक्रम के लिए सघन चयन प्रक्रिया के माध्यम से नवीन व्यावसायिक विचारों और कौशल वाले 30 प्रतिभागियों का चयन करना है। पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेगी, जो उन स्टार्टअप उद्यमियों को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जो महिलाएं हैं या ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है या अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनाने में सहायता करेगा। जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपए तक है, ये परियोजना वर्ष 2024-25 में भी चालू रहेगी। वर्ष 24-25 में युवा क्षेत्र को नहीं चालू हो जाएगी, अभी चालू हुई नहीं है, चालू अब हो जाएगी 24-25 में। 24-25 के लिए युवा क्षेत्र को 1349 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। पंचायती राज संस्थाएं, सरकार के तीसरे टियर यानी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही के साथ स्वायत्तता के सिद्धांत के समावेश के लिए हमारी सरकार समर्पित है। पंचायती राज संस्थाओं को एक परिभाषित फार्मूले के आधार पर यानी राज्य के स्वयं के कर राजस्व यानी एसओटीआर के 7% और छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रति व्यक्ति के आधार पर और इसी तरह केंद्र राज्य हस्तांतरण की तर्ज पर धनराशि सीधे हस्तांतरित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आवंटन स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं ने सौंपे गए कार्यों की प्रकृति व प्राथमिकता स्वयं निर्धारित कर सकती है। इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अगले वित्त वर्ष 24-25 के लिए ये प्रावधान 2968 करोड़ रुपए का है, जो लगभग 20% की वृद्धि की गई है। जिला परिषदों के 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है, ताकि वे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभाल सकें। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेवारी जिला परिषदों को सौंपी गई है। जिला परिषदों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों के रखरखाव के अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी जिला परिषदों को सौंपी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के चौपालों की मरम्मत के लिए धन की मांग है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन चौपालों का सही रखरखाव और प्रयोग हो, मैं राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इन चौपालों की मरम्मत की मांग ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है या जनसंवाद कार्यक्रम में उठाई जा सकती है। 59 ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देते हुए सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि की है। मानदेय को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार ने 10,000 और इससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हापर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है। इन्हें ड्राइवर कम वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7,326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं। संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 उससे अधिक आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की संगठित और संस्थागत प्रणाली से गांव स्वच्छ होंगे। 2024-25 में मैं अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी आबादी 7,500 से ऊपर हो गई है। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 6,200
13 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11% की वृद्धि है। शहरी विकास, पंचायती राज संस्थाओं की तरह सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिनमें छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रति व्यक्ति आधार पर धन हस्तांतरित किया जाता है। वित्त वर्ष 23-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और 24-25 के बजट में 2428 करोड़ रुपए की राशि का निर्धारण की गई है। जो नगर पालिकाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें समय समय पर अनुदान के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री सामूहिक शहरी विकास योजना और दिव्य नगर योजना के माध्यम से व्यय के लिए वित्तीय प्रव्यय के अतिरिक्त है। इसमें वित्त वर्ष 24-25 में 900 करोड़ रुपए के बजट का अलग से प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचों की कमी है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नई नियमित की गई कॉलोनियों के विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की पहले मंजूरी दे दी गई है और वर्ष 24-25 में विकास कार्यों में और तेजी आएगी। सरकार इन सभी कॉलोनियों में सभी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले 2 वर्षों में इन दायित्वों को पूरा करेगी। नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 24-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। पीएम स्वामित्व योजना की तर्ज पर मैं नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देय में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे संपत्तियों के मालिक पीएम स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों की आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव करती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक सभागार ऑडिटोरियम के बनाए जाएंगे। सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्थानीय नगर पालिका के सहयोग से इन सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का कार्य किया जाएगा। नगर एवं ग्राम आयोजना, टाउन कंट्री प्लानिंग, बाहरी विकास शुल्क यानी ईडीसी की पुरानी लंबित देय राशियों की वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू की गई थी। यह योजना अत्यंत सफल रही है। इसमें 286 लाइसेंस धारकों ने 31 जनवरी 2024 तक 2666 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई है। मैं इस योजना को 30 सितंबर 2024 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि शेष लाइसेंसधारी भी योजना का लाभ उठा सकें। महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की शुरुआत गुरुग्राम में जीएमडीए से शुरू की गई थी। इसके बाद 3 ऐसे अन्य प्राधिकरण फरीदाबाद एफएमडीए, पंचकुला पीएमडीए और सोनीपत एसएमडीए स्थापित किए गए हैं। हिसार के लिए एचएमडीए की स्थापना प्रक्रियाधीन है। बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले 5 वर्षों में 3400 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इसी अवधि में 1200 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। सोनीपत और पंचकुला महानगर प्राधिकरणों ने हाल ही में काम शुरू करना शुरू किया है। उम्मीद है कि हिसार महानगर प्राधिकरण शीघ्र काम करना शुरू कर देगा। मैं सोनीपत, पंचकुला और हिसार प्राधिकरणों को भी 100 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ये राजस्व का स्थायी स्रोत उपलब्ध होने तक विकास गतिविधियां चला सकें। मैं वर्ष 2024-25 के बजट में शहरी क्षेत्र के लिए 5980 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष
के 4,323 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38%, ये थोड़ा मुझे 38 हो जाता है, ठीक है, 38% की वृद्धि है, 1600, ठीक है, सभी के लिए आवास। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने पिछले साल एक नई योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है और जिनका स्वयं का मकान नहीं है। इस योजना में 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हैं। इनमें से 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर ली गई है और पंजीकृत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में इसका लाभ हरियाणा के सभी कस्बों और शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी जाएगी। ये राशि आंशिक रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आवास दायित्वों के तहत प्रदान की जाएगी और राज्य बजट से भी आंशिक रूप से पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन लाभार्थियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं दिया गया, मैं ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करता हूं। यदि पात्र लाभार्थियों को कब्जा नहीं दिया जा सका तो सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को 1 लाख रुपए तक की राशि का लाभ देगी, ताकि वह अपना मकान बनाने के लिए अपनी पसंद का प्लॉट गांव में खरीद सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,000 के लगभग मकानों का लक्ष्य, ये 1154 मकान निर्माणाधीन है। इसको लेकर के सब पूर्ण हो जाएगा। लाभार्थियों को 389 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता ये वितरित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनकी उपलब्धियां के आधार पर वर्ष 23-24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 दिसंबर में नई दिल्ली में 7 खेलों के लिए इसका आयोजन किया। खेलों में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 105 पदक जीतकर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया। मैं पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में 400 खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 24-25 में मुक्केबाजी कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केंद्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा जिन्होंने अतीत में राज्य को गौरवान्वित किया है। स्पीड क्लाइंबिंग ऐसा खेल है जो पेरिस ओलंपिक में शामिल किए गए नए खेल आयोजनों में से एक है। मैं राज्य में 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में स्पीड क्लाइंबिंग सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। मैं वर्ष 24-25 के लिए खेल क्षेत्र को 578 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 432 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.83% की वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को एक वैश्विक ज्ञान समाज के विकास के लिए मूलभूत आधार प्रदान करती है। स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में सीखने की दक्षता में सुधार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों में से एक है। निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है। अब तक मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया। मैं शिक्षण 2024-25 में इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं। गुरुग्राम में फ्लाइट सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र
स्थापित हो रहा है, जिससे हरियाणा उड्डयन शिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा। मैं उड्डयन के सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह कॉलेज गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा। मैं सभी सरकारी आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक खंड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। ई पुस्तकालय छात्रों को ज्ञान के भंडार तक पहुंच प्राप्त करने और सीखने के परिणामों में सुधार करने में सक्षम बनाएंगे। सरकार ने 16 जनवरी 2024 को मुफ्त छात्र परीक्षण सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध है, जहां उनके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है। ये योजना प्रारंभ में प्रत्येक जिले के एक खंड में लागू की जा रही है और इसका विस्तार अन्य खंडों में भी किया जाएगा। कॉलेज के विद्यार्थियों को रोजगार सक्षम बनाने के लिए राज्य के विद्यालयों में 50 से अधिक रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों ने छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का प्रस्ताव है कि महाविद्यालयों, बहुतकनीकियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी संस्थानों में सौर ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी। मैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 18,344 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49% की वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निरोगी हरियाणा योजना, इसके अंतर्गत अंत्योदय परिवारों के 40 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 2.56 करोड़ लैब टेस्ट किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा वर्ष 2023 में प्रयोग के आधार पर 2 विभागों के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। अब इसका विस्तार करके 1 जनवरी 2024 से सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की जेब पर स्वास्थ्य देखभाल के व्यय का भार कम करना है। इसके लिए अब तक 556 सूचीबद्ध अस्पतालों को शामिल किया गया है और 1340 उपचार पैकेजों को इस योजना के पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। ये सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा और उनके परिवार की स्वास्थ्य देखभाल लागत को वहन करने में महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा। पिछले साल चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया था जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1,500 रुपए नाममात्र वार्षिक भुगतान करना होता है। मैं अब चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। अब 3 लाख से 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5,000 रुपए से अधिक 5,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हरियाणा अपने नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। शहीद हसन का मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में निवारक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है। मैं वर्ष 23-24 में पंडित भगवतलाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक द्वारा किडनी प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है और शीघ्र ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हरियाणा के मरीजों को लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण को इलाज की अपेक्षा रोगों की रोकथाम की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। इसके लिए वर्ष 2024 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पंचकुला में
श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रदान की गई भूमि पर स्थापित होने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में बाह्य रोगी देखभाल यानी ओपीडी शुरू की है। इस संस्थान का निर्माण वर्ष 2024-25 में पूरा होने की उम्मीद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हरियाणा ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दे दी है। वर्ष 24-25 में पटौदी, साहा, गरौंडा और कैथल में नई ईएसआई डिस्पेंसरी शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 24-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 7,731 करोड़ रुपए के संशोधन अनुमानों की तुलना में 23.89% की वृद्धि है। नारी शक्ति। अध्यक्ष महोदय, सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। हरियाणा की महिलाओं ने खेल और लोक प्रशासन में अत्यधिक योगदान दिया है। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण करनाल में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा दैट इज दृश्या के माध्यम से प्रदान किया जाता है। मैं वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूह की 5,000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक ड्रोन देने का प्रस्ताव करता हूं। इससे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं। योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। मैंने पिछले वर्ष पानीपत में तीज उत्सव के दौरान प्रत्येक जिला मुख्यालय पर साझा बाजार की घोषणा की थी। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह के उद्देश्यों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए दुकानें या पोटा कैबिन उपलब्ध करवाना है। महिलाएं किसानों की सहायता करेंगी ड्रोन उड़ा के खाद छिड़कने में। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी बेचने के लिए दुकानें या पोटा केवल उपलब्ध करवाना है। जगहों की पहचान कर ली गई है और पायलट आधार पर 5 जिलों करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में काम शुरू हो गया है। साझा बाजार में दुकानें स्वयं सहायता समूहों को प्रोटेक्शन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवंटित की जाएंगी। साझा बाजार स्वयं सहायता समूहों को अपनी उपज का विपणन करने, अपने उत्पाद का विपणन करने और आजीविका कमाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें 6.04 लाख महिलाओं को हस्तशिल्प, परिधान, खाद्य पदार्थों और अन्य विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया गया है। ये पहल स्थानीय उद्यमियों की सहायता करती है और समुदायों के भीतर स्थायी आजीविका को बढ़ावा देती है। 2 लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव है। ड्रोन भी, लखपति, ड्रोन दीदी, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्यों की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन मांगकर 3,224 उचित मूल्यों की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाल विकास करने और उसकी वृद्धि व विकास के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्ध है। वर्ष 23-24 में मैंने अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में बौनेपन, कद के अनुपात में वजन न होने और कम वजन की घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा था। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण डाटा में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में 27.5% बच्चे बौने, 11.5% बच्चे कद के अनुपात में वजन न होने और 21.5% बच्चे कम वजन के पाए गए हैं। इसके कारण की रणनीति के हिस्से के रूप में और कुपोषण को समाप्त करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें 21 लाख बच्चों में से 13.73 लाख बच्चों की मैपिंग की गई है।
आपकी बेटी हमारी बेटी लड़कियों के लिए बनाई गई ऐसी योजना है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उपलब्धियों में मदद करती है। मैं इस योजना को परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर प्रोएक्टिव मोड में लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे सरकार सीधे लाभार्थी परिवार तक पहुंच सकेगी और समय पर जीवन बीमा निगम में लाभ जमा करवाना सुनिश्चित कर सकेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला बाल कल्याण क्षेत्र के लिए 1938 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 1592 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71% की वृद्धि है। खाद्य नागरिक आपूर्ति। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। पीडीएस के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हो गई है। परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को परिवार पहचान पत्र जोड़ करके स्वचालित और सक्रिय बना दिया गया है। हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 85,000 लाभार्थियों के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हाल ही में ई-रुपए के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए 50,000 रुपया वित्तीय सहायता, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। इससे निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार की एक योजना उबर, जोमैटो जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर के लिए वस्तुओं और सेवाओं को घर द्वार पर डिलीवरी प्रदान करने वाले गिग वर्कर सेवा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरे हैं। ये आमतौर पर समाज के सबसे गरीब तबके से होते हैं। मैं एक ऐसी योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें गिग वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए गिग वर्कर का परिवार पहचान पत्र तथा ई श्रम पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। वह ऐसे परिवारों से हो जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। योजना का विवरण श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 86.71 करोड़ के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7% की वृद्धि है। सैनिक अर्धसैनिक। हरियाणा रक्षा सेवाओं और केंद्रीय सशस्त्र बलों सीएपीएफ में अपना भारी योगदान देकर राष्ट्र सेवा में सभी राज्यों में अग्रणी है। सरकार रक्षा, पूर्व सैनिक और सीएपीएफ कर्मियों को उनकी सेवाओं और उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान करते हुए उन्हें अनेक लाभ प्रदान करती है। मैं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। चाहे वे किसी भी रक्षक सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों, हरियाणा के वासी हों। सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मैं हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में 3 AFPI अर्थात आर्म फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट सशस्त्र बल तैयारी संस्थान ये स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस संस्थान में कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140 करोड़ रुपए का आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वित्त वर्ष के 96.58 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51% की वृद्धि है। इसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों का सम्मान करते हुए मैं उनका मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, उनके परिवार के लोग भी हैं, अभी ऐसा नहीं है, भले खुद अब जितने भी हैं उनके सम्मान से, उनको आज के समय के हिसाब से ये ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या तो मात्र 4 या 5 होगी, लेकिन उनके परिवार के लोग अभी सैकड़ों में हैं, जो आगे परिवार में उनको भी सहायता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्रीमती रेणु भाटिया, हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। ये संख्या जो आपने पूछी अभी 470 है स्वतंत्रता सेनानियों का, जो मैंने विषय बताया है। और ये जो लखपति दीदी में हमने जो अभी तक जितने मेंबर हैं ग्रामीण, वो जो समूह हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें लगभग 1 लाख मेंबर पहले ही ऐसे हैं जो लखपति पहले से हैं। 2 लाख की वृद्धि और उसमें करनी है। नहीं, जो 1 लाख से कम है उनको 1 लाख रुपए तक बनाने की योजना, यानी कुल मिला के वो 3 लाख महीने ऐसी हो जाएंगे जो लखपति हो जाएंगे, उनकी आय को बढ़ा करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने, इकोलॉजी में सुधार और पक्षियों अन्य जीवों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करने में मियावाकी पद्धति यानी सघन वृक्षारोपण अपनी प्रभावशीलता के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह उन शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायी है जहां प्रदूषण का स्तर अधिक है। मैं स्वदेशी बहुउद्देशीय पौधों की प्रजातियों पर बल देते हुए शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव करता हूं। प्रारंभ में प्रत्येक जिला सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा। वित्त वर्ष 24-25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 471 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.67% की वृद्धि है। विकसित बुनियादी सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल जनशक्ति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाओं से युक्त हरियाणा को सदैव एक औद्योगिक पावर हाउस माना गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में सबसे तेजी से विकसित क्षेत्रों में से एक है। जैव प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में अनुसंधान और विकास केंद्र, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, उद्योगों के लिए प्रोत्साहन और क्लस्टर्ड सामान्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं। हरियाणा की भारत में जैव प्रौद्योगिकी पावर हाउस के रूप में उभरने की क्षमता है। मैं बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद अगले 6 महीनों में एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और नवाचार को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण ये हो सकता है। भारत वैश्विक E30 अभियान का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 30% नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करना है। इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 शुरू की गई है। अब तक 12 योजनाओं को इस नीति के तहत अधिसूचित किया गया है। हाल ही में ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक आधुनिक उद्योग के रूप में उभर रही है। कई क्षेत्रों में इसके उपयोग की पहचान की गई है। सरकार का मानना है कि ड्रोन निर्माण और ड्रोन आधारित इमेजिंग सेवाओं में हरियाणा को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। मैं हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। फंड का विवरण उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 922 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 793 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.27% की वृद्धि है। गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि ढांचागत परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए सरकार ने इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए मानदंडों और मानकों की स्थापना, अधिसूचना, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और केंद्रों की मान्यता के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की है, क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी। यह प्राधिकरण गुणवत्ता आश्वासन
उपायों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा कठोर गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता की लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षकों को सूचीबद्ध करना और मानक संचालक प्रक्रियाओं को परिभाषित करने का कार्य करेगा। सड़कें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के बजट अभिभाषण के दौरान मैंने घोषणा की थी कि लोक निर्माण विभाग के बजट की 50% राशि का उपयोग सड़कों के रखरखाव के लिए किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सड़कों के रखरखाव और मरम्मत पर बजट की 64% राशि का उपयोग करने में सफल रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 216 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया गया और 3057 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया है। मैं वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त वर्ष 24-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा। 52 आरओबी, आरयूबी व ब्रिज का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही पूरा होने की संभावना है। वर्ष 24-25 के दौरान 28 आरओबी, आरयूबी व ब्रिज बनाने का काम प्रस्तावित है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 61 किलोमीटर लंबी करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन और 30 किलोमीटर लंबी फर्रुखनगर झज्जर रेलवे लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा किए गए व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में यातायात की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए कई ऊपरगामी पुलों के निर्माण की बजाय एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की अवधारणा अपनाई है। इसके तहत एक परियोजना रोहतक शहर में चालू हो चुकी है। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक वर्ष 24-25 में चालू होने की संभावना है। कैथल और बहादुरगढ़ में भी एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की आधारशिला अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा रखी गई थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में सड़कों, राजमार्गों और रेलवे क्षेत्रों को 5,504 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। पब्लिक हेल्थ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके पास मिल जाएंगी किताबें, देख लेना सुन। मुझे माननीय सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ने वर्ष 2022 में जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। हरियाणा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर और शहरी अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य में लगी हुई है। महाग्राम योजना के तहत 12 गांवों में सीवरेज सुविधा प्रदान करने का काम पूरा हो चुका है। 31 मार्च 24 तक 10 और गांवों में सीवरेज सुविधा चालू होने की संभावना है। शेष सभी 119 गांवों में भी वर्ष 2027 तक चरणबद्ध तरीके से काम चालू होने की संभावना है। 85 शहरों में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2024 तक 75 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाई जा चुकी हैं और शेष काम इस वित्त वर्ष में पूरा होने की संभावना है। मैं वर्ष 24-25 में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। अमृत 2 के तहत सितंबर 2023 में 48 पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं और 9 सीवरेज परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इन 57 परियोजनाओं में से 22 परियोजनाओं का कार्य आवंटित किया गया है, जिनमें 18 जल आपूर्ति योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा 15 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं, जिनमें 10 जल आपूर्ति योजनाएं शामिल हैं। अमृत 2 के तहत भारत सरकार ने घोषणा की है कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर पंपों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सरकार ने ऊर्जा दक्षता के लिए अमृत 2 के तहत सभी नई परियोजनाओं के लिए ऊर्जा दक्ष मोटर पंप स्थापित करने और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन आधारित सुधारों को अपनाने का प्रस्ताव किया है। शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटरवर्क्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों में बदला जाएगा। सरकार ने बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई
और नगर पालिकाओं द्वारा गैर पीने योग्य उद्देश्य के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने की नीति अपनाई है, रीयूज ऑफ वाटर। अब तक 199 मिलियन लीटर प्रतिदिन उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर पीने के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि दिसंबर 2025 तक 900 MLD से अधिक उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा और दिसंबर 28 तक सभी सीवरेज के मलजल का उपचार किया जाएगा तथा गैर पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। बहुमूल्य पानी के पुनः उपयोग से मीठे पानी की बचत होगी। सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए टैरिफ अधिसूचित किया है और कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा इसका उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में पब्लिक हेल्थ के लिए 4,787 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। सिंचाई, यानी 28 तक तो सभी जितने भी सीवरेज हैं उनका भी लक्ष्य रखा है। सीवरेज तो बहुत बड़ी संख्या में ना, नहीं हम तो 5 साल 10 साल 25 साल भी योजना बढ़ाते हैं, ऐसी क्या बात है। मैंने बताया हमारे पास तो पूरा पक्का ठेका है 2050 तक का भी, हमारा ठेका 2050 तक का पक्का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश शासन के समय से ही एक नया विषय हम लेकर के आ रहे हैं। ब्रिटिश शासन के समय से ही किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति पर आबियाना लगाया जाता रहा है। शहर के पानी पर निर्भर किसानों को राहत देने के उपाय के रूप में नहर के पानी पर निर्भर किसानों को राहत देने के उपाय के रूप में मैं 1 अप्रैल 2024 से आबियाना बंद करने का प्रस्ताव करूंगा। इससे 4,299 गांव के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपए का एक मुफ्त लाभ होने के साथ साथ 54 करोड़ रुपए की वार्षिक राहत मिलेगी। राज्य सरकार नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 23-24 के दौरान जेएलएन फीडर हांसी ब्रांच, बालसमंद सब ब्रांच, लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी, नारनौल ब्रांच, कुराल डिस्ट्रीब्यूटरी, दीवाना डिस्ट्रीब्यूटरी, न्यू सुवानी फीडर, शेरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी जैसे प्रमुख चैनलों का सुधार सफलतापूर्वक किया गया है। गैर मानसून अवधि के दौरान पश्चिमी यमुना नहर वाहक प्रणाली को आने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए 6,000 क्यूसेक की क्षमता का एक नया समानांतर पक्का चैनल वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अलावा 465 करोड़ रुपए के निवेश से संवर्धन नहर और समानांतर दिल्ली ब्रांच की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 17 फरवरी 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसेक से अधिक हो जाता है। थोड़े समय के लिए उपलब्ध इस अतिरिक्त पानी को संग्रहित किया जाएगा और पानी की कमी वाले जिलों भिवानी, चरखी दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में पानी ले जाने के लिए भी पाइपलाइन राजस्थान द्वारा बिछाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अतिरिक्त पानी को संग्रहित किया जाए और कृषि व पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए और साथ साथ बाढ़ की संभावना भी कम हो जाएगी और ईच ड्रॉप मोर क्रॉप इस नारे को सफल करेंगे। कोई बंद नहीं की, जहां जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। हमारा अभी यमुना में जितना पानी ले रहे हैं, सुनिए मैं जो है ये 1994 में जो कैलकुलेशन हुई थी पानी की, वो पानी आज ना पंजाब के पास है ना हरियाणा के पास। हमने कंडीशन दूसरी तरफ हमने कंडीशन लगाई, अंडरग्राउंड जो वाटर चला गया 400 मैं बता रहा हूँ, 400 मैंने बोल भी दिया, मैंने कहां से पानी अरे सुन तो लो, मैंने पहले बैठो, मैंने सुन भी लिया, मैंने आपकी बात को पहले स्पष्ट कर दिया है, आपकी बात को स्पष्ट कर दिया, सुन तो लो, बैठो, मैं बताता हूं और विस्तार से बताता हूं। देखिए अभी तक हम यमुना में से मैक्सिमम कैपेसिटी पानी लेने की हमारी 18,000 क्यूसेक है, समझ लो।
इसके बाद हमने 6000 क्यूसेक के नए प्रावधान कर दिए हैं। 24,000 के बाद उस पानी का उपयोग केवल जमुना में बहने के लिए होता है या बाढ़ आती है तो बाढ़ में फैलने के लिए होता है। हमारे समझौते में यह है कि 18,000 क्यूसेक होने के बाद यदि इसके अतिरिक्त पानी आता है, वो साल में 10 दिन होगा, 20 दिन होगा, 50 दिन होगा, 24 के बाद, 24,000 के बाद, वो वही तो कह रहा हूं, अतिरिक्त की बात कह रहा हूं, वही बता रहा हूं कि समझौते की शर्त है कि 24,000 क्यूसेक से पानी से ऊपर होता है तो उस पानी को जमुना में देने के बजाय अगर वो हमारे काम आता है, मानो इन 3 जिलों में चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, वो जो राजस्थान के साथ का बॉर्डर है, बॉर्डर के इलाके, या उनके भी काम आता है तो अपनी वो 3 लाइन बिछाएंगे, हम अपनी 1 लाइन बिछाएंगे, उनके भी 3 जिले पीने के पानी के लिए उनकी आवश्यकता है। समझौता बहुत पुराना है लेकिन अभी तक खुलवा दो, ये खुलवा दो, फिर वही बात है। मैं कह रहा हूं कि हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। अध्यक्ष जी, ये जो है आपने पानी वहां दिया, सरप्लस पानी है, ठीक है, बारिश के दिनों में होता है, इसी का इस्तेमाल दादूपुर नरवी नहर खोद के करते अपने, कितना उसकी आवश्यकता, वाटर टेबल कितना, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी कर लेंगे, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, देखेंगे। एसवाईपी है, आगे आना। अरे इसका उससे संबंध थोड़ी है, अलग अलग चीजें। देखिए, सुनिए, तो इससे हरियाणा के किसानों एक एक विषय होगा और जो बजट में, अरे सुनिए काजन साहब, बजट में 188 शाम को मंडगढ़ को पानी मिलेगा। बजट में 188 बिंदु हैं। सुनिए, बजट में 188 बिंदु हैं। हर विषय की अलग अलग एक मर्म होती है, अलग अलग उसका उद्देश्य होता है, अलग अलग विषय होता है। आपने जो विषय चलाया मैंने बता दिया कि हमारे पास बरसात के अंदर जो 8-8 लाख क्यूसेक पानी भी आ जाता है। हमारा अपना एरिया 6 जिले इस बार बाढ़ ग्रसित हो गए, घग्गर के भी 6 जिले बाढ़ ग्रसित हो गए। उसमें कुछ अगर कमी आती हो और हमारे उस बरसात के पानी को राजस्थान उपयोग करना चाहता हो और उसमें हमारे 3 जिलों का भी लाभ होता हो, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए विषय पर रहेंगे, आगे चलेंगे। बैठिए सावधान सिंह, किसी प्रकार। अरे भैया, उनसे कोई राजस्थान से थोड़ी पीड़ा है। फैसला हुआ उनने हमारी तो बंद कर दी राजस्थान ने, और हम दे रहे हैं। हम केवल उन 18 दिनों में 3 नदियों का देखिए, हम जो 18-20 दिन, हुड्डा साहब, हम तो 18-20 दिनों में अपने बाढ़ की बचत, बाढ़ ना आए, बाढ़ की संभावना कम रहे और बजाय जमुना में पानी 8-8 लाख क्यूसेक जाए, उसमें अगर 6-8 हजार क्यूसेक ले जाएंगे। यमुना में पानी जाता था ना सरप्लस का, उससे कितना फायदा होता था फरीदाबाद को, रिन्यूएल। अरे तो बरसात के दिनों में बाढ़ की बात हो रही है, हुड्डा साहब, केवल उतना ही है। हुड्डा साहब, अरे तो वो तो रहेगा ही 8 लाख क्यूसेक में। ऐसा, ये तो अभी तो प्रस्ताव है, इसके ऊपर बहस चर्चा तो होनी है, कर लेना। चर्चा में बोल लेना जो कुछ भी बोलना है आगे। आप इसके बीच में डिस्टर्ब गुरुग्राम नहीं, इसके ऊपर नहीं प्रस्ताव दिया, ये प्रस्ताव एमओयू हुआ है। 2 दिन चर्चा। अरे काजन साहब, ये एमओयू हुआ है, प्रस्ताव ही है, ये अभी बजट प्रस्ताव है, ये कोई पास थोड़ी कर रहे हैं। जब पास होने से पहले क्यों एमओयू साइन हुआ। हाँ तो एमओयू प्रस्ताव होता है, क्या होता है? एमओयू होता है, साइन नहीं होता है। ये हो चुका है, नहीं, एमओयू है, ठीक है, साइन हुआ है, इसको कैंसिल करो। नहीं कैंसिल होगा, किसानों के हमारे लाभ में है, अपने हित में है, हित में किया हमने, अपने हित में है। भिवानी में इंद्रगढ़ हिसार के खारे पानी के इलाके को पानी मिलेगा, इनको तकलीफ क्या है पानी दे लेने में? हमारे किसान को पानी मिलेगा तो खारा पानी का इलाका, पीने का पानी मिलेगा। और हमेशा अध्यक्ष महोदय, दक्षिण में पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, गुरुग्राम और मेवात इस क्षेत्र की, गुरुग्राम और मेवात के क्षेत्र की जल समस्या के समाधान के लिए 2 परियोजनाएं, ये भी बहुत समय से लंबित थी, उनको हमने चालू कर दिया है। उनमें गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल की रीमॉडलिंग और मेवात फीडर पाइपलाइन, इसकी योजना शामिल है। ये जिला नूह और जिला गुरुग्राम के अलावा करखोदा, बहादुरगढ़ और धारुएड़ा, इसके औद्योगिक क्षेत्र और पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए और आसपास के गांवों की 2050 तक की पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
इनकी मौजूदा क्षमता 175 क्यूसेक से बढ़ाकर 686 क्यूसेक की जाएगी। इन दो परियोजनाओं पर 3028 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है तथा ये कार्य अगस्त 2024 तक शुरू होने की संभावना है। अरे बन गया, डीपीआर बन गई, डीपीआर बन गई, टेंडर हो गया, टेंडर हो रहा है, इसका टेंडर हो रहा है। जो दो आंकड़े इसमें अभी नहीं थे, उसमें रोड्स नेशनल हाईवेज का जो मैंने बजट बताया, उसमें 2023 का जो रिवाइज एस्टीमेट है वो 5470 करोड़ है और प्रपोज है 5505 करोड़। और इसी प्रकार मानसून के दौरान जल संरक्षण रहा सरकार की प्राथमिकता। 23-24 के दौरान महेंद्रगढ़ में 5 चेक डैम और 26 जल निकायों का निर्माण किया गया है। इन जल निकायों के पानी का संरक्षण किया गया है। बढ़ी हुई जल संग्रहण भंडारण क्षमता का अधिक सुसंगत और विश्वसनीय जल स्रोत के रूप में स्थानीय कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यमुना नदी और इसकी सहायक नदियों पर अपस्ट्रीम भंडारण बांधों को पूरा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्ष 23-24 के दौरान सरकार ने रेणुका और लखवार व्यासी बांध के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 173 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं। गत 3 वर्षों में 769 अमृत सरोवर तालाबों सहित 1745 तालाबों का पुनरुद्धार किया गया है। वर्ष 24-25 में 2494 तालाबों के सुधार और नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का प्रस्ताव करता हूं। सरकार रावी ब्यास नदी प्रणाली के पानी में हरियाणा के वैध हिस्से का उपयोग करने के लिए एसवाइएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। एसवाइएल के निर्माण के लंबे समय से लंबित मामले में समाधान के लिए पंजाब और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। इस प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए वर्ष 24-25 के लिए 100 करोड़ रुपए के फ्रीवैग को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 24-25 के बजट में सिंचाई और जल संसाधन क्षेत्र के लिए 6247 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव चालू वर्ष के 4772 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 30.9% की वृद्धि है। ऊर्जा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार सभी के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। गत वर्ष मैंने घोषणा की थी कि वर्ष 2023-24 में यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट का निर्माण किया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 6900 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल को दिया गया है। उड़ीसा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिटहेड थर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम महानदी बेसन पावर लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बहरहाल राज्य में वर्तमान में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। भविष्य में बिजली की मांग में अपेक्षित वृद्धि के दृष्टिगत इन पहलों से बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। बिजली वितरण कंपनियों द्वारा उन उपभोक्ताओं पर मासिक न्यूनतम शुल्क यानी जिसको एमएमसी कहते हैं लगाया जाता है जहां उनकी खपत एक सीमा से कम है। टैरिफ श्रेणी 1 जहां मासिक खपत 200 यूनिट तक है में 2 किलोवाट तक मासिक न्यूनतम शुल्क 115 रुपए प्रति किलोवाट है। सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए मैं 2 किलोवाट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी 1 के उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को खत्म करने का प्रस्ताव करता हूं। सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की वार्षिक राहत मिलेगी। गांव में फिरनियों से 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित डेरों और ढाणियों में बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। आवेदक से गांव की फिरनी से 300 मीटर तक कनेक्शन सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा, जबकि पहले 150 मीटर का प्रावधान था और बुनियादी ढांचे की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी। मैंने वर्ष 23-24 में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 2019 में से 2021 की अवधि में आवेदन करने वालों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्राप्त 27,826 आवेदनों में से
27,740 के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कनेक्शन जारी करने का काम जल्द पूरा होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 में मैंने पीएम कुसुम के तहत 70,000 सौर पंप सेट की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 23-24 से पहले निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राज्य में 67,418 सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना की लोकप्रियता और इसके प्रति किसानों के उत्साह को देखते हुए मैं 24-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित करता हूं। नहीं किया जाना चाहिए, वसूल किया जाएगा। सर एक बार थोड़ा बाद में स्पष्ट कर लेंगे। 24-25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7,061 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। परिवहन, अरे परसेंटेज का सारे टाइम 7200 करोड़ रुपए सब्सिडी जाती थी, हमने घटा के 6200 कर दी। ये पैसा तो सारा सब्सिडी पे ज्यादा जाता है, इसमें बजट कोई डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा बजट नहीं होता है। वो तो इंक्रीज क्या, अगर सब्सिडी कम होगी तो डिक्रीज ही होगा, और हम तो चाहते हैं सब्सिडी और कम हो जाए और ये बजट और कम हो जाए। इस बजट के बढ़ाने का तो कोई अर्थ ही नहीं है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि सरकार 9 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों पर आधारित सिटी बस सेवा शुरू करेगी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा सिटी बस सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से हाल ही में पानीपत और यमुनानगर में एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी है और करनाल व पंचकुला में मार्च 2024 के मध्य में शुरू हो जाएगी। शेष 5 शहरों में जून 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इसके लिए कुल 450 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। लोगों की सुविधा और जीवन यापन को सुगम करने के लिए गांव में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य के सभी प्रमुख बस अड्डों में यात्रियों की सुविधाओं, विशेषकर पेयजल और शौचालय ब्लॉकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। वर्ष 24-25 में हरियाणा रोडवेज के बेड़े को बढ़ाने के लिए सरकार की 261 करोड़ रुपए की लागत से 500 स्टैंडर्ड डीजल और 150 HVAC बसें खरीदने की योजना है। इसके अलावा सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आम जनता की सुविधा के लिए लंबे अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवाएं भी शुरू करने का प्रस्ताव है। ई रिक्शा विशेष रूप से एनसीआर में डीजल रिक्शा की तुलना में कम लागत वाला परिवहन विकल्प है। राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र में वायु प्रदूषण की बढ़ती चिंता और ई रिक्शा मालिकों की मांग पर मैं ई रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार वन टाइम शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार गैर परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की ई नीलामी की प्रणाली अपनाने की प्रक्रिया में है। मुझे उम्मीद है कि मार्च 2024 तक ई नीलामी प्रक्रिया लागू हो जाएगी। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होने के साथ साथ नंबरों का आवंटन भी पारदर्शी आधार पर हो सकेगा। मैंने अपनी निजी गाड़ियों के जिनके नंबर 1 थे वो सारे छोड़ करके जनरल 4 अंकों के नंबर ले लिए हैं, इसलिए 1 नंबर छोड़ करके उनको नीलामी करके और पैसा राज्य के स्रोत में आए, ये मैंने शुरू कर दिया। नागरिक उड्डयन, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राज्य में नागरिक उड्डयन उद्योग के विकास के लिए कई पहल की है। हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास हवाई अड्डा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण पहल है। यह परियोजना इस समय अंतिम चरण में है और वर्ष 24-25 के शुरुआत में उड़ान शुरू होने की संभावना है। गुरुग्राम में हेली हब शुरू करने का प्रस्ताव है। 8 जिलों नामता, जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। मैं नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टियां विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं। अरे नूंह वालों ताली बजा दो तो, बिल्कुल चुप बैठे। चलो, ई भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया
वर्ष 2024-25 में शुरू कर दी जाएगी। वित्त वर्ष 24-25 के बजट में परिवहन नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 3,993 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं, जो कि चालू वित्त वर्ष के 3,286 करोड़ रुपए की तुलना में 21.51% की वृद्धि है। पर्यटन, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है अध्यक्ष महोदय कि हरियाणा में पहले आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित अनुभव केंद्र यानी ज्योति सर अनुभव केंद्र का उद्घाटन 16 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। यह केंद्र 240 करोड़ रुपए की लागत से 17 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनाया गया है। विश्व के सबसे बड़े शून्य उत्सर्जन संग्रहालयों में से यह एक होगा। मैंने घोषणा की थी कि राज्य सरकार भारत सरकार के साथ साझेदारी में गुरुग्राम और नूह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित करेगी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि परियोजना डिजाइन के लिए अनुबंध किया जा चुका है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसका कार्य वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में शुरू होने की संभावना है। नहीं, वो सारा हो गया, एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गई है सब। जो अप्रूवल हो गई है वहां एक जंगल सफारी बनेगा। अब हमने आम खाने हैं, गुठली थोड़ी गिरनी है। एक जंगल सफारी पार्क बनेगा, पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, प्रदेश की आमदन बढ़ेगी। बाकी नहीं। पिछले साल नवंबर माह में सरकार ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला स्तर पर दिवाली मेले का आयोजन किया था। मेले के सफल कार्यान्वयन के आधार पर सरकार कलाकारों, कारीगरों और शिल्पकारों व छोटे व्यवसायों के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु सितंबर माह में इस प्रकार के मेले को एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव करती है। यानी एक तो 8 का मेला फरवरी में होता है, सितंबर में एक और हुआ करेगा, हर वर्ष इसका प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत विविधताओं से भरा देश है। इसकी संस्कृति हमें एक सूत्र में बांधकर रखती है। मैं हरियाणा के नहीं होगा, वो राजभवन में अलग होगा, ये हर जिले में एक बार हुआ करेगा। नहीं, कौन सी की बात कर रहे हैं? ये जो सूरजकुंड वाला, सूरजकुंड में एक पहले होता है। हमारा हरियाणा का तो नहीं, मुझे लगता पिंजौर वो अलग है। पिंजौर में तो आम मेला है, वो तो आम मेला है, वो तो मैंगो मेला है, मैंगो मेला है, मैंगो मेला है, वो अलग है। वो नहीं, ये पहला तो बताया। सूरजकुंड में एक और करेंगे। हाँ, पहले सूरजकुंड में एक ही होता साल में, अब सूरजकुंड में सितंबर महीने में एक और क्या करेंगे ताकि वहां उतनी बड़ी जगह का उपयोग हो जाए। साल में 2 कार्यक्रम तो होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत विविधताओं से भरा देश है। इसकी संस्कृति हमें एक सूत्र में बांधकर रखती है। मैं हरियाणा के जिलों में भारत के प्रत्येक राज्य, सुनिए दलाल साहब, आपस में नहीं, अध्यक्ष जी, चलिए। अरे मैं एक अच्छी बात पढ़ने के लिए चुप करा रहा था आपको। अरे सुनो, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में करेंगे, 26 को चर्चा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 को बात करेंगे। प्रस्ताव कर देना, आप 26 को जो ना प्रस्ताव, 26 को अब थोड़ी हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत विविधताओं से भरा देश है। इसकी संस्कृति हमें एक सूत्र में बांधकर रखती है। मैं हरियाणा के जिलों में भारत के प्रत्येक राज्य की कला, शिल्प, भोजन और संस्कृति का प्रदर्शित करने के लिए उस राज्य की स्थापना तिथि के आसपास एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक राज्य दिवस के रूप में आयोजन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि हरियाणा के लोग भारत की विविधता को आत्मसात कर सकें। और इसी अनुसार हरियाणा का अपना राज्य दिवस, इसको भी अन्य प्रांतों में 1 नवंबर को उनके कार्यक्रम करने की भी एक प्रस्तावना इसके अंतर्गत आएगी, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। हरियाणा में कई ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं
जो हमारे इतिहास और विरासत का हिस्सा है। भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित और सुरक्षित करने की जरूरत है। संरक्षित स्थलों और स्मारकों के उचित संरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए मैं वित्त वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं। अग्रोहा की पुरातात्विक खोजों और भारत की प्राचीन सभ्यताओं व विरासत को प्रदर्शित करने के लिए अग्रोहा में एक संग्रहालय और व्याख्या केंद्र की स्थापना की जाएगी। ऐसा एक एमओयू केंद्र सरकार के साथ हम कर रहे हैं। पर्यटन और विरासत क्षेत्र के लिए 242 करोड़ रुपए आवंटित करने का 2024-25 के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 165 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 46.59% की वृद्धि है। राजस्व। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी 2024 तक 6000 से अधिक गांव का ड्रोन आधारित मैपिंग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उम्मीद है वित्त वर्ष 2024-25 में बड़े पैमाने पर मैपिंग प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया किसानों में असंतोष का कारण रही है। ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की स्वैच्छिक खरीद की नीति और लैंड पूलिंग और भूमि भागीदारी नीतियों की अधिसूचना से किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार माना जा रहा है। सरकार की मंशा ई भूमि पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद के माध्यम से 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाने का भी मैं प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अपराध और आपराधिक ट्रेनिंग नेटवर्क अर्थात CCTN-SS के कार्यान्वयन के संबंध में हरियाणा पुलिस को सभी प्रमुख राज्य पुलिस बलों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है। हरियाणा पुलिस पूरे साल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मदद से 4.9 लाख फर्जी मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया गया और 76.85 करोड़ रुपए बचाए। हरियाणा सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मैं वर्ष 2024-25 में 150 और महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान कार्यों को मजबूत करने और अवैध खनन, नहर के पानी की चोरी, बिजली की चोरी, अवैध या नकली शराब की बिक्री जैसे गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक संस्थागत तंत्र को लागू करने के लिए पिछले साल हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो की स्थापना की गई है। हरियाणा एनफोर्समेंट ब्यूरो कानून तोड़ने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में खनन और भूविज्ञान, आबकारी एवं कराधान, सिंचाई एवं जल संसाधन, परिवहन, नगर ग्राम आयोजन विभागों द्वारा तथा शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा बिजली निगमों की सहायता के लिए हर जिले में एनफोर्समेंट पुलिस स्टेशन ये स्थापित किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी नामक एक नया प्रभाग स्थापित किया है। 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं का एक केंद्रीकृत डाटा बनाने, दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और संवेदनशील स्थानों की पहचान करने के दृष्टिगत एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। 381 पुलिस स्टेशनों और 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे अपराध का विश्लेषण और समाधान करने में और अधिक मिलेगी। घरोंडा में ग्राम पंचायत हसनपुर में गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों तथा कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पायलट आधार पर 14 डिस्टिलरी एवं बॉटलिंग संयंत्रों में QR कोड स्थापित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली शुरू की है। डिस्टिलरीज में फ्लो मीटर की स्थापना का कार्य जल्द ही पूरा होने की संभावना है। यह निर्मित अल्कोहल की वास्तविक मात्रा को नापेगा। इससे सरकार शराब की हेराफेरी और आबकारी शुल्क की चोरी पर कड़ी नजर रख सकेगी। GST से पूर्व के समय की बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुश्त निपटान योजना वन टाइम सेटलमेंट 1 जनवरी 2024 से शुरू की गई है और ये 30 मार्च 2024 को बंद हो जाएगी।
इस योजना से लंबित मामलों की संख्या कम होने और अतिरिक्त राजस्व आने की संभावना है। अभी तो चल रहा है आगे, चिंता मत करो। तो ये सारा इकट्ठा ग्रुप है। अरे ये ग्रुप इकट्ठा है, ग्रुप है। सरकार का राज्य में नए स्टार्टअप करदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2024-25 में गुरुग्राम में एक स्टार्टअप सुविधा सेल शुरू करने का प्रस्ताव है। ये सुविधा उन स्टार्टअप करदाताओं के लिए है जिन्होंने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान शुरू कर दिए हैं या शुरू करने का इरादा रखते हैं। इस सुविधा से उन्हें जीएसटी से संबंधित मामले जैसा कि पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने में मदद और कर अनुकूल उपायों के बारे में जानकारी मिलेगी। सरकार का एमएसएमई क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पंचकुला में एक एमएसएमई जीएसटी सुविधा प्रकोष्ठ शुरू करने का भी प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में खनन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए डिजिटलाइजेशन का उपयोग करने के दृष्टिकोण को जारी रखते हुए वर्ष 2023-24 में ई नीलामी पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा 20 खदानें आवंटित की गई हैं। मैंने घोषणा की थी कि वर्ष 2023-24 के दौरान एक नया संशोधित ई रवन्ना पोर्टल चालू किया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पुराने ई रवन्ना सिस्टम के स्थान पर दिसंबर 23 में हरियाणा खान और भू विज्ञान सूचना प्रणाली पोर्टल नामक एक नया पोर्टल चालू कर दिया गया है। वेब ब्रिज को पोर्टल पर मैप किया गया है और सिस्टम स्वचालित रूप से लोड किए गए वाहन के वजन के साथ वास्तविक समय में खनिज से भरे वाहनों की आवाजाही को कैप्चर करता है। इससे खनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गर्व की बात है कि निरंतर 3 वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड के लिए हरियाणा राज्य की झांकी का चयन किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हरियाणा ने आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन में तीसरा स्थान हासिल किया है और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। गत वर्ष मैंने घोषणा की थी कि गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली कुरुक्षेत्र में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिपली में गुरु रविदास स्मारक के लिए एचएसपी के द्वारा 5 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है और स्मारक का डिजाइन विशेषज्ञों व हितधारकों के परामर्श से एचएसपी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार सिखों के गौरवशाली इतिहास, संघर्ष और देश व मानव मात्र के लिए सिख धर्म के योगदान को नई पीढ़ियों को बताने के लिए एक सिख संग्रहालय का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्तावित सिख संग्रहालय के निर्माण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पीपली में जमीन देने की घोषणा करता हूं। हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना दिसंबर 2023 में शुरू की गई थी ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या, पटना साहिब, अजमेर शरीफ, वाराणसी, अमृतसर, उज्जैन, कटरा और नांदेड़ जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिल सके। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार का वरिष्ठ नागरिक इन तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा के लिए पात्र होगा। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। अयोध्या के तीर्थ यात्रियों का पहला समूह मार्च के पहले सप्ताह में रवाना होगा। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तीर्थ यात्रियों के समूह हर सप्ताह एक तीर्थ स्थल पर यात्रा करने की योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। गत वर्ष मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। वर्तमान में 193 मीडिया कर्मी मासिक पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है, जिसका पूरा प्रीमियम सरकार भरती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुड गवर्नेंस और सुशासन इस सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इस प्रयास के केंद्र में प्रौद्योगिकी आधारित अनूठा कार्यक्रम परिवार पहचान पत्र है।
परिवार पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य बगैर दस्तावेज और मानव हस्तक्षेप के प्रदेश के नागरिकों को घर द्वार पर सेवाएं प्रदान करना है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अब तक 71.6 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों ने अपना पंजीकरण कराया है। डेटा सत्यापन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण योजनाओं और सेवाओं को अब परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है। कुछ वर्ष पहले शुरू की गई सुशासन की पहल अब ऐसे चरण में है जहां नागरिकों के जीवन में सुगमता के साथ साथ ठोस लाभ दिखाई देने लगे हैं। आगामी वर्ष में परिवार पहचान पत्र के तहत कुछ ऐसी पहल की जाएगी ताकि अगले चरण में सरलता से प्रवेश किया जा सके। इसका वर्जन 2 ये शुरू किया जाएगा। सभी सरकारी पोर्टलों और सेवाओं को एकल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में संशोधित जन सहायक मोबाइल ऐप शुरू किया गया था। मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा पेश किए गए विविध ऑनलाइन पोर्टल्स और डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए नागरिकों द्वारा जन सहायक ऐप का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। एक आंकड़े बीच में कुछ रह गए थे। एक्साइज टैक्सेशन 2023-24 में ये 383 करोड़ रुपया था, जो बढ़ाकर 2024 में प्रपोज किया गया है 582 करोड़ रुपया, जो 51.95% की वृद्धि है। इसी प्रकार एक्साइज टैक्सेशन में 383 करोड़ रुपए का बजट था 383, और अभी 24-25 में 582 करोड़ रुपया ये प्रस्तावित किया गया है। गृह के लिए भी आ जाएगा। अभी देखो बैठे बैठे आएगा, मेरे बोलते बोलते आएगा। गृह नहीं लिखा होगा यार, कई बार इतना एक रात पहले पूरा किया जाता है, कुछ आंकड़ा रह गया तो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि बजट तो 8 किताबें इतनी बड़ी बड़ी हैं, उसमें से भाषण निकाल के करना पड़ता है। आएगा। देखिए भाषण जो है वो मेन आइटम नहीं होता। भाषण एक कंजम्पशन अपने सबके लिए। असल में तो जो बजट का डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, और बजट की प्रति। हाँ ठीक। अरे बाद में करेंगे। मैं जो ना अभी कोई बहस थोड़ी हो रही है। नहीं बहस थोड़ी हो रही है। अभी खुलेगा ये बजट भाषण के बाद आएगा सारा। ये बजट स्पीच के बाद आता है, कभी नहीं पहले बात खुलेंगी, इसके बाद नहीं होता है। पहले कभी नहीं आती, लोकसभा में नहीं आती। अरे नहीं आएगी, स्पीच आती है, फिर उसके बाद स्पीच के बाद खुलेंगी, पहले नहीं खुलेंगी। सुनिए, सभी सरकारी पोर्टल और सेवाओं को एकल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से 2023 में हो गया जन सहायक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष कहा था कि सरकार को केंद्र सरकार से 65 करोड़ रुपए के अनुदान समेत 130 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई है। बताते हुए खुशी हो रही है कि योजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए हैं। योजना के पूरे होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने ब्लॉक स्तर पर सरकारी कार्यालयों में बढ़ती कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ के उन्नयन के अलावा हरियाणा राज्य डेटा सेंटर के पुनरुद्धार और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बनाई है। इन कार्यों के टेंडर जारी कर दिए गए हैं और इन कार्यों पर 300 करोड़ रुपए लागत आने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, जो समस्या आती है तो करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ये वह समय है जब हमारा राष्ट्र बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन है कि भारत के लिए यही समय है, सही समय है। राष्ट्र के विकास और गौरव का मूल मंत्र होगा। देश को एक विकसित भारत और हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए हम सबको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। ये वह अवधि है जिसमें हमें अतीत के गौरव को पुनः प्राप्त करना होगा।
मुझे विश्वास है कि हरियाणा के मेहनती लोग देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हरियाणा को विकसित प्रदेश बनाने में हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक सूत्र पर काम करना होगा और वो सूत्र है ज्ञान। ज्ञान का विकास, ज्ञान एक जो बुद्धि का ज्ञान रहता है वो नहीं, मैं ज्ञान से उसकी एक एब्रिविएशन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्ञान जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता एंड फॉर नारी शक्ति। तो इस प्रकार से ये चतुर समूह पर हमको ध्यान देना होगा। ज्ञान मायने गरीबों व अन्नदाता किसान को समुचित सुविधाएं प्रदान करना और युवा शक्ति व नारी शक्ति को विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना, यही हमारा लक्ष्य है। और इस ज्ञान की आधारभूत संरचना में अंत्योदय, ये हमारी भावना है। अंत्योदय के भाव से हम प्रदेश में यदि काम करेंगे तो हरियाणा के 70% लोग जो हैं इस योजना के अंतर्गत आते हैं। हम उन सब का ध्यान करते हुए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूं कि 2023-24 में रिवाइज जो इसका एस्टीमेट 6032 करोड़ रुपए था और अभी 24-25 में बजट एस्टीमेट वो 6389 करोड़ रुपया है। तो इस प्रकार ये लगभग 5% की वृद्धि है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप लिख लें। 5.9% बता रहा हूं, 5.9%। मुझे अध्यक्ष महोदय इस मैं निवेदन करूं, इसमें जो 38 पेज पे 136 जो पैरा है जी, ये खाद्यान्न साहब मुझे चर्चा होनी सवाल को करेंगे ना, चर्चा होगा, उसमें आप सारी चीजें चर्चा करेंगे। इस समय बीच में आप सवाल को चर्चा करें, बजट प्रस्तुति के टाइम बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। आप सवाल को आप स्पीक कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि ये 2 दिन तक पिछला होना चाहिए एग्जाम। मैं क्या कहता हूँ, सवाल करा देना कितना आप पॉइंट आउट कर सकते। आज नहीं कराना, सवाल को कराना। आज तो जो पैरा आपको बताया जाए उसको आप ध्यान करो। आप सवाल को बताना, जितना जोड़ना जितना घटाना सब छूट मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत काल का यह बजट हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। मैंने बजट प्रस्ताव में फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति का विरोध किया है, क्योंकि राजकोषीय जिम्मेवारियां और अनुशासन ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने भविष्य पर अनावश्यक बोझ न डालें। मुझे आशा है कि यह सदन सरकार के दृष्टिकोण को समझते हुए सहयोग व समर्थन करेगा। मुझे यकीन है कि सदन में विचार विमर्श से बजट समृद्ध और मजबूत होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ वर्ष 2024-2025 के बजट प्रस्ताव को सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।